अगर व्याकरण हमें भाषा लिखना सिखाता है, तो साहित्य हमें उस भाषा को महसूस करना सिखाता है। हिंदी साहित्य सिर्फ किताबों में बंद एक सब्जेक्ट नहीं है। ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे विचारों का एक आईना है। और आज से हम इसी हिंदी साहित्य को आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनंत हिंदी में। आज हिंदी साहित्य की हमारी पहली क्लास है और इस क्लास में हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपको आगे का हर टॉपिक आसान लगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने से पहले हम समझते हैं कि ये इतिहास आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास के बारे में। ये इतिहास आखिर होता क्या है? अगर हम इतिहास को तोड़े यानी इसका संधि विच्छेद करें तो बनता है इति प्लस ह प्लस आस, जहां पर इति का अर्थ है ऐसा, ह का अर्थ है निश्चित ही और आस का अर्थ है घटित हुआ। तो इतिहास के अगर शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ हुआ ऐसा निश्चित ही घटित हुआ होगा। अगर इसकी एक जनरल सी सामान्य सी परिभाषा की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अतीत की घटनाओं का विस्तृत वर्णन ही इतिहास कहलाता है। तो ये इतिहास की एक जनरल सी सामान्य सी हम परिभाषा कह सकते हैं। इसके बाद इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता कहे जाते हैं हेरोडोटस। जो हेरोडोटस थे, इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, बुक लिखी थी, उसका नाम था हिस्टोरिका। जो ये हिस्टोरिका बुक इन्होंने लिखी, इसमें ये जो हिस्टोरिका पुस्तक है इनकी, ये इतिहास की सबसे प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक है इसमें। और इस पुस्तक में, इस किताब में उन्होंने अतीत की घटनाओं का वर्णन किया है। इतिहास की कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हम देखते हैं। तो सबसे पहले इतिहास के पिता हेरोडोटस क्या कहते हैं? हेरोडोटस के अनुसार इतिहास आखिर होता क्या है? हेरोडोटस कहते हैं कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। हेरोडोटस कहते हैं कि जो सच्ची घटनाएं हैं, अगर हम उनको एक क्रम में, एक ऑर्डर में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उस अध्ययन को, स्टडी को ही हम इतिहास कह सकते हैं। हेरोडोटस के बाद एक और विद्वान आते हैं, तेन महोदय। ये इतिहास के बारे में क्या कहते हैं? इनके अनुसार किसी जाति विशेष, किसी जाति विशेष की से वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। जो तेन महोदय कहते हैं कि किसी एक खास एनवायरनमेंट में, खास वातावरण में कोई एक जाति है और
वो जाति किसी एक विशेष समय में उस जाति में जो प्रवृत्तियां निर्मित हुई या उस जाति के साथ जो भी घटनाएं हुई, जब हम उन घटनाओं का विश्लेषण करते हैं तो इसी को ही हम इतिहास कहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनके अनुसार इतिहास क्या होता है। आचार्य रामचंद्र की जो ये परिभाषा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कहते हैं कि प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। और ये जो चित्तवृत्तियां हैं, चित्तवृत्तियां प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं। और आगे ये कहते हैं और ये बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना इतिहास है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये कहना चाहते हैं कि जो प्रत्येक युग होता है, ये जो भी टाइम पीरियड होता है, उसका जो साहित्य होता है वो वहाँ की जनता की जो चित्तवृत्तियां होते हैं, उसका जनता का जो नेचर होता है उन्हें दिखाता है। और जो ये जनता का जो ये नेचर होता है ये हर टाइम पीरियड में, हर काल में ये बदलता रहता है। और जब इन जनता की इन चित्तवृत्तियों का या जनता के इस नेचर को हम साहित्य के साथ सामंजस्य बिठाकर उनको पढ़ते हैं तो उसे ही इतिहास कहा जाता है। अब अगले विद्वान आते हैं हमारे जॉन हुजिन। जॉन हुजिन ये कहते हैं कि इतिहास वह बौद्धिक स्वरूप है जिसमें सभ्यता अपने अतीत को चित्रित करती है। इनका भी कहना यही है कि किसी भी सभ्यता का जो अतीत होता है उस अतीत को चित्रित करना ही इतिहास होता है। अब हमारे हिंदी के एक और विद्वान है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास ही साहित्य का इतिहास है। जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। तो ये है हमारी इतिहास की कुछ परिभाषाएं, इतिहास क्या होता है। क्योंकि ये हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं इसलिए हमने इतिहास को साहित्य से जोड़कर पढ़ा है। तो अभी तक हमने जाना कि इतिहास क्या है और विद्वानों ने इसे परिभाषित कैसे किया है, उनकी कुछ परिभाषाएं हमने देखी। लेकिन एक और बड़ा सवाल उठता है कि
ये जो इतिहास है आखिर ये लिखा कैसे जाए। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे कवियों के नाम हैं और उनकी रचनाएं हैं। अब आप उन्हें अपनी किताब में आप चाहते हैं कि आप उन्हें उनके ऊपर एक किताब लिखें। अब आप उनको अपनी किताब में किस क्रम में सजाएंगे? क्या आप उन्हें उनके नाम के जो पहला अक्षर है उनके हिसाब से रखेंगे, या फिर जो उनका जन्म तिथि है या जन्म का साल है उसके हिसाब से रखेंगे, या फिर उनके युग में जो परिस्थितियां थी उनके हिसाब से उन्हें रखेंगे? बस इसी लिखने के तरीकों को हम इतिहास लेखन की पद्धतियां कहते हैं। इतिहास जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसके लिखने के लिए विद्वानों ने अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया है, जहाँ से हमारी जो एग्जाम होते हैं उसमें सीधे सवाल बनते हैं। तो चलिए अभी हेडिंग डालिए इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियां। इतिहास लेखन की पद्धतियां, आखिर इतिहास को किस तरीके से लिखा जाए। कोई तो ऐसे नियम होंगे जिससे हम इतिहास को लिख सकते हैं। तो वो जो नियम होते हैं, वो जो रूल होते हैं, वो तरीका होता है, उस सिस्टम को ही हम इतिहास लेखन की पद्धतियां कहते हैं। तो जो इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं ये मुख्य रूप से 6 प्रकार की विद्वानों ने मानी है। पहली है वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम पद्धति। दूसरी पद्धति का नाम है आलोचनात्मक पद्धति। तीसरी पद्धति है विधेयवादी पद्धति। फिर आती है वैज्ञानिक पद्धति। फिर आती है कालानुक्रम पद्धति। और उसके बाद आती है समाजशास्त्रीय पद्धति। तो ये इतिहास को लिखने की कुछ पद्धतियां बताई है। इनमें से जो वर्णानुक्रम पद्धति है ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विधेयवादी इम्पोर्टेंट है। और जो कालानुक्रम पद्धति है ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इनको एक एक करके हम समझते हैं कि आखिर ये होती क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वर्णानुक्रम की। वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है वर्ण प्लस अनुक्रम। यानी जब हम वर्णों को, यानी जो हमारे हिंदी व्याकरण में वर्ण होते हैं क ख ग घ, जब हम इनको एक अनुक्रम से लगाकर लिखते हैं तो वह वर्णानुक्रम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, वर्णमाला के वर्णों के अनुसार जो रचनाकार होते हैं, रचनाकारों का परिचय, या फिर आप कह सकते हैं कि शब्दकोश के अनुसार, जो हमारी डिक्शनरी में जैसे अ, नाम लिखे होते हैं अपने अल्फाबेट से अपने वर्णों के अनुसार, वैसे ही जो रचनाकार होते हैं उनको उनके नाम के पहले अक्षर के अनुसार उन्हें क्रम में लगा दिया जाता है। तो उस पद्धति को ही हम वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। इसे कह सकते हैं हम शब्दकोश के अनुसार। ये जो पद्धति है ये सबसे प्राचीन पद्धति है। हम इस पद्धति का अनुसरण किस किसने किया, किस किसने इस पद्धति के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का काम किया, वो विद्वान है। पहले हैं गासा दत्तासी, और दूसरे हैं शिव सिंह सेंगर। तो इन दो विद्वानों ने अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का कार्य किया उसमें इन दोनों ने वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण किया है। उसके अनुसार उन्होंने कवियों की रचनाकारों का अध्ययन किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो पद्धति आती है वो है हमारी कालानुक्रम पद्धति। इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा काल प्लस अनुक्रम। यानी जब हम
रचनाकारों को उनके काल के अनुसार, उनके समय के अनुसार, या आप कह सकते हैं कि उनकी जन्म तिथि के अनुसार अनुक्रम में लगाकर पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो वो होती है कालानुक्रम पद्धति। तो इसमें क्या होगा, जन्म तिथि के अनुसार, जन्म तिथि के अनुसार रचनाकारों को इसमें स्थान दिया गया है। और सबसे पहले इसे किसने अनुसरण किया था, तो सबसे पहले जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस पद्धति का अनुसरण किया और इस पद्धति में उन्होंने अपना जो पहली पुस्तक थी वो लिखी, जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कालानुक्रम पद्धति का उपयोग करके जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये भी आपके लिए एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब ये जो ग्रंथ है ये हमारा हिंदी में नहीं है, इसे इंग्लिश में लिखा गया। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में सबसे पहले कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया, तो जो मिश्र बंधु थे, मिश्र बंधुओं ने हिंदी में कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कालानुक्रम पद्धति थी उसका हिंदी में सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आपका आंसर क्या होगा, जो मिश्र बंधु थे उन्होंने इसका प्रयोग किया था। तो इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है हमारी आलोचनात्मक पद्धति। जो आलोचनात्मक पद्धति होती है इसमें क्या करते हैं कि जो रचनाकार होते हैं या जो रचनाएं होती हैं उनके रचनाकार और उनकी रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में वो क्या करते हैं कि जो उनकी रचनाएं होती हैं उनके गुण दोषों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। इसमें क्या क्या किस किस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो रचना है उसकी रचना की विशेषताएं क्या है, उस रचना में क्या कमियां हैं, उस रचना की भाषा शैली कैसी है, और साहित्य में उस रचना का क्या महत्व है। तो इन आधारों पर जब किसी भी रचनाकार का या रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है तो वो होती है आलोचनात्मक पद्धति। इसके बाद आती है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति, सबसे पहले इसके जनक कौन थे, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था, जनक थे इसके तेन महोदय। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो रचनाकार होते हैं, रचनाकारों का जो परिचय होता है वो तो कालानुक्रम पद्धति में होता है। और कालानुक्रम पद्धति के साथ साथ जो उनकी प्रवृत्तियां होती हैं, उनकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण तुलनात्मक दृष्टिकोण से किया जाता है। तो ये विधेयवादी क्या होती है कि जो रचनाकार होते हैं उनको तो उनके कालक्रम के अनुसार, उनकी जन्म तिथि के अनुसार उनको स्थान दे दिया जाता है, और इसके साथ साथ जो उनकी प्रवृत्तियां होती हैं उनका विश्लेषण कैसे करते हैं, वो तुलनात्मक करते हैं, तुलनात्मक रूप से उनका विश्लेषण किया जाता है। तो हिंदी में
सबसे पहले तेन महोदय ने इसका प्रयोग किया था, इसलिए उन्हें इसका जनक माना जाता है। और हिंदी में इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हिंदी में प्रयोग किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतनी ही इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।